गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट नंबर बेटा चैप्टर नंबर 6 अपन ने स्टार्ट किया। उसके अंदर अपन ने वाटर एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म एक्टिव और पैसिव वो अपन ने किए, और इसके बाद में उसके जो पाथवे थे एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर, ये अपन ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर ली। आज अपन जो अगला टॉपिक है एसेंट ऑफ सेफ वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान देना, एसेंट ऑफ सेफ या रसारोहण। अब रसारोहण क्या होता है, ध्यान देना बेटा। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर जो पानी है वो जड़ों से होते हुए पत्तियों तक पहुंच रहा है, हो रहा है ना, कि ऊपर से डाल रहे हो? नहीं, जड़ें जो है वो जल को अवशोषित कर रही है। एसेंट ऑफ सेफ को हिंदी में कहते हैं रसारोहण। तो ये एक संधि है, या जिसे कह सकते हैं रस का आरोहण। समझ रहे हो, समास कह सकते हो। रस का आरोहण ऊपर की दिशा में हो रहा है, तो ये कहने का मतलब एक प्योर वाटर नहीं है। समझो, जल के साथ वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो विलयन के रूप में ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो अपवर्ड जो वर्टिकल कंडक्शन हो रहा है वाटर का, उसको अपन क्या कहेंगे? रसारोहण या रस का आरोहण। ध्यान देना, द अपवर्ड और वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेफ। समझ लो, ऊपर की दिशा में जो जल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, तो उसको कहेंगे एसेंट ऑफ सेफ। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर राइजेज up and reaches to shoot apex and other lateral part. This upward transfer of water along with dissolved mineral, समझ, मिनरल्स के रूप में, from the root to the tip is called ascent of sap। क्या मतलब हो गया? मर्दा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक व अन्य भागों तक तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। जल के इस ऊपरी दिश स्थानांतरण को रसारोहण कहते हैं। समझ रहे हो, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है कहाँ से कहाँ को, रूट से होते हुए, रूट से स्टेम से लीफ तक जो पानी जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पहुंच रहा है, तो उसको कहेंगे एसेंट ऑफ सेफ या रसारोहण। द ट्रांसफर ऑफ वाटर इन प्लांट टेक्स प्लेस इन लूमन ऑफ जाइलम एलिमेंट्स स्पेशली वेसल्स और ट्रैकिड्स। पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों, विशेष रूप से वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा होता है। किस रूप में होता है? वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा। अब ध्यान देना बेटा, वाहिकाएं और जो वाहिनिकाएं जो होती है ये नॉन लिविंग सेल्स होती है, उनके द्वारा जो है पेड़ पौधों में रसारोहण देखने को मिलता है। अब देखें पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सेफ। पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सेफ के अंदर अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। 2 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई भी एक प्लांट लिया, उसको मैंने मतलब जो रूट वाला पोर्शन था मतलब उसको रिमूव कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर वाटर डाला और वाटर के साथ मैंने एक जो रेड कलर का सॉल्यूशन आता है जिसका नाम है सैफरिन, वो ऐड कर लिया। ओके, कट एंड ऑफ शूट इमर्ज इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ईओसिन और सैफरिन डाई। समझ लो, सैफरिन डाई वाले सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर लिया। द डाई स्टेन द जाइलम, और ये डाई क्या करेगी, जो जाइलम वाला पार्ट है उसको, मतलब जो है जाइलम वाले पार्ट जो वेसल्स वगैरह होती है उसको स्टेन कर लेता है। और दिस वाज फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्टीफन हेल्स, और ये बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्टीफन हेल्स। कहने का मतलब इससे ये प्रूव होता है कि वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन हो रहा है वो जाइलम के थ्रू ही होता है, न कि किसी दूसरे टिश्यू के द्वारा। दूसरा है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने क्या किया, एक जो स्टेम वाला पोर्शन लिया और स्टेम से मैंने क्या किया, इसकी छाल जो होती है, छाल को मैंने रिमूव कर दिया। समझ रहे हो, अब छाल को रिमूव करने का मतलब मैंने फ्लोएम को रिमूव कर दिया। समझ बेटा। अब क्या कर रहा हूँ मैं,
जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये लगा हुआ है, साल को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा कि रूट के द्वारा वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन जो फूड प्रिपेयर हो रहा है, ये फूड जो है यहाँ प्रिपेयर हो रहा है, ये फूड जो है वापस, कहने का मतलब जो लोअर पार्ट है, रूट वाला पोर्शन है या जो स्टेम वाला जो लोअर पार्ट जो बचा है, वहाँ तक फूड नहीं पहुँच रहा। क्या मतलब हो गया? क्योंकि ये फ्लोएम वाला जो पार्ट मैंने रिमूव कर लिया और यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, कुछ समय बाद अगर भोजन नहीं मिलेगा रूट वाले पोर्शन को है या जो लोअर पार्ट जो है इन स्टेम वाला, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली डिजनरेट हो जाता है। तो इससे मैंने क्या प्रूव किया? इससे मैंने ये प्रूव किया कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन तो जाइलम नामक टिश्यू के द्वारा ही हो रहा है इन प्लांट के अंदर, लेकिन जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करने का कार्य जो फ्लोएम नामक पार्ट के द्वारा है। तो फ्लोएम को रिमूव करने से क्या होता है कि ये क्रिया जो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे ये अपन प्रूव कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर जाइलम वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम जो है डाइजेस्टिव फूड पूरी बॉडी में बन रहा, डाइजेस्टिव फूड जो है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये इस तरीके से 2 एक्सपेरिमेंट थे। ओके बेटा, तो इसमें इससे ये प्रूव होता है कि जाइलम जो है वो वाटर मिनरल के कंडक्शन के लिए, और फ्लोएम जो होता है वो पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव फूड को सप्लाई करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने, जो ग्रेविटेशनल के विपरीत पानी ऊपर चढ़ता है, 3 वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग थ्योरियाँ दी, उसके बारे में बताऊंगा। देर आर 3 टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सैप। देखो देखें, ध्यान देना बेटा। सबसे पहली है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत क्या था? अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज द एसेंट ऑफ सैप इज द कंसर्न ऑफ लिविंग सेल। क्या मतलब हो गया कि इस थ्योरी के अनुसार पेड़ पौधों के अंदर जो रसारोहण की क्रिया हो रही है, पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिका में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न जैव बलों द्वारा होता है। जीवित कोशिकाएं जाइलम के अंदर कौन सी होती है बेटा? जाइलम पैरेन्काइमा, ध्यान रखना, जाइलम मर्दूतक सेल। इस थ्योरी के अनुसार पेड़ पौधों में जो रसारोहण की क्रिया होती है वो जाइलम नामक जो जीवित कोशिकाएं होती है जाइलम में, जाइलम मर्दूतक, उसके द्वारा देखने को मिलती है। तो इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग थ्योरियाँ दी। तो इसको भी वापस डिवाइड किया गया 3 भागों के अंदर। 3 पढ़ेंगे अपन, रिले पंप हाइपोथेसिस, पल्सेशन थ्योरी, और एक मैं आगे बताऊंगा स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब क्या बताया इसके अंदर। अब वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर फर्स्ट है रिले पंप थ्योरी या रिले पंप सिद्धांत, प्रपोज्ड बाय गोडलेवस्की। ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे 1884 के अंदर दिया था। किसने दिया था? गोडलेवस्की ने। अब इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस संकल्पना के अनुसार अ पंपिंग एक्टिविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रे सेल्स, रिदमिक चेंजेस इन ओपी। क्या मतलब हो गया? इन्होंने क्या बताया? गोडलेवस्की 1884 ने रिले पंप सिद्धांत के अनुसार क्या बताया? जाइलम पैरेन्काइमा और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण रसायन क्रिया होती है। गोडलेवस्की 1884 ने दिया। इन्होंने क्या बताया कि जाइलम जो पैरेन्काइमा सेल होती है, ये जो मेडुलरी रे होता है, उनके अंदर क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर परिवर्तन होता है परासरण दाब में, और परासरण दाब में परिवर्तन के कारण क्या होती है? रसारोहण क्रिया होती है। समझ रहे हो? लेकिन ये किस तरीके से होता है ये वो नहीं समझा पाए, और इस वजह से इसके अंदर बेटा इतना ही है, ठीक है, कि भाई जो रसारोहण क्रिया जो होती है, मतलब पैरेन्काइमेटस या मर्दूत की जो कोशिकाएं होती है जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रे, उसके अंदर रिदमिक परिवर्तन के कारण परासरण दाब में परिवर्तन होता है, जिससे रसारोहण क्रिया होती है। लेकिन ज़्यादा विस्तृत रूप से वो नहीं समझा पाए, इस वजह से इस थ्योरी को क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद में दिस वाज द फर्स्ट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सैप। रसारोहण के बारे में यह एक प्रथम संकल्पना थी, लेकिन इसको
ध्यान रखना बेटा, ये इसको डिस्कार्ड किया गया, लेकिन एग्जाम के अंदर अपन पूछते हैं तो अपन को इस तरीके से करना है। ओके, आगे देखो, पल्सेशन थ्योरी या स्पंदन थ्योरी प्रपोज्ड बाय सर जेसी बोस। किसने दिया था? सर जेसी बोस ने। इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पल्सेशन एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सेल। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट के अंदर जो कॉर्टिकल कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है कि पल्सेशन एक्टिविटी होती है, स्पंदनशीलता होती है, और इससे क्या होता है कि जो पानी जो है मतलब पत्तियों तक पहुंचता है, रसारोहण की क्रिया होती है। देखो देखें, स्पंदन सिद्धांत सर जेसी बोस ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार पौधों में रसारोहण तने की वलकूट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं जो अंतःत्वचा के संपर्क में होती है में नियमित लयबद्ध स्पंदन पल्सेशन के कारण रसारोहण देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने कहा, सर जेसी बोस, सर आपने ये कह तो दिया कि पेड़ पौधों में कॉर्टिकल जो वलकुट कोशिकाएं होती है उसके अंदर मतलब पल्सेशन होता है, लेकिन इसको प्रूफ तो करो किस तरीके से ये देखने को मिलता है। तो सर जेसी बोस ने एक पादप था जिसका नाम था बॉस यूज्ड इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसका नाम होता है डेस्मोडियम गायरेंस। ये पूछ सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, डेस्मोडियम गायरेंस, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया और बताया। देखो देखें, देखो देखें, GYRANS है ना, क्या बताया? एन इलेक्ट्रिक प्रोब इन हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किया था। उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया और इसमें नीडल डाल दी, ठीक है, और इसको क्या किया उन्होंने वायरिंग के द्वारा मतलब बैटरी से जोड़ा, और इसका जो दूसरा सिरा था दूसरे वायरिंग के द्वारा गैल्वेनोमीटर से मतलब फिर इसके दूसरे सिरे को वायरिंग से होते हुए इसके टिप वाला जो पोर्शन होता है प्लांट का उससे जोड़ दिया। डेस्मोडियम गायरेंस पर इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, इलेक्ट्रिक प्रोब एपरेटस ऑफ सर जेसी बोस। फिर इन्होंने क्या किया बेटा, जब यहाँ कुंजी लगाई या प्लग लगाया तो इन्होंने देखा कि ये जो इनकी कॉर्टिकल सेल होती है, इन कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जब मतलब इनको करंट से जब जोड़ा गया तो इसके माध्यम से ये जो गैल्वेनोमीटर था, इन गैल्वेनोमीटर के अंदर इनको विक्षेप दिखाई दिया। तो इससे मतलब इन्होंने बता तो दिया कि भाई इस तरीके से मतलब जो है कॉर्टिकल सेल के अंदर मतलब जो ये इस तरीके का इंजेक्शन लगाया तो इससे मतलब इनको यहाँ पर विक्षेप तो मिला, लेकिन इसके बाद में कई वैज्ञानिकों ने अलग दूसरे पादपों पर भी प्रयोग किए, लेकिन उनको इस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिले। इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया गया। हाँ, उन्होंने जो प्रयोग किया था डेस्मोडियम गायरेनस पर तो उसमें तो इन्होंने को मिला था, लेकिन बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने बार बार दूसरे पादपों पर भी प्रयोग किए, लेकिन ऐसे रिजल्ट नहीं मिले। इस वजह से इस थ्योरी को भी क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद में आए थर्ड वैज्ञानिक जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर फर्स्ट टाइम डिस्कार्डेड ऑल द वाइटल फोर्स थ्योरी। स्ट्रासबर्गर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर इन्होंने पिक्रिक एसिड डाल दिया जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, विषैला पदार्थ होता है। फिर इसके अंदर इन्होंने प्लांट को ग्रो करवाया। तो इन्होंने देखा बेटा कि जब पिक्रिक एसिड डालते हैं तो जो वाइटल सेल होती है या जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है वो नष्ट हो जाती है, समझ रहे हो। और जो कहने का मतलब पैरेन्काइमेटस सेल है, जाइलम पैरेन्काइमेटस, अगर नष्ट हो जाती है तो इन प्लांट के अंदर एसेंट ऑफ सेप नहीं होना चाहिए। फिर भी इन्होंने देखा कि इन प्लांट के अंदर एसेंट ऑफ सेप हो रहा है, तो इससे इन्होंने ये प्रूव किया कि जो पेड़ पौधों में जो रसारोहण की क्रिया हो रही है वो उसका संबंध मतलब जीवित कोशिकाओं से नहीं होता है, बल्कि कोई दूसरी कोशिकाएं होती है ना, जो मतलब मृत कोशिकाएं जैसे जाइलोवाहिकाएं, वाहिनिकाएं, उनके द्वारा पेड़ पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या रसारोहण की क्रिया या एसेंट ऑफ सेप देखने को मिलता है। तो ये ऐसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया था, डिस्कार्ड किया था। ओके,
मतलब पिक्रिक एसिड डाला, जिससे क्या थी कि जो जीवित कोशिकाएं थी वो नष्ट हो गई। और अगर वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार देखें तो जीवित कोशिका नष्ट होने के बाद एसेंट ऑफ सैप नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनमें रसारोहण क्रिया हुई, तो इससे मतलब उन्होंने सबसे पहले डिसअप्रूव किया था। फर्स्ट वैज्ञानिक थे वाइटल फोर्स थ्योरी को डिसअप्रूव करने वाले। ओके बेटा, तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब अपन दूसरी थ्योरी करते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत क्या होता है, ध्यान देना। मूल दाब सिद्धांत जो है, कहने का मतलब एक प्रकार का जिसको अपन एक्टिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, सक्रिय प्रक्रिया के अंदर। देखो, प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले, टर्म रूट प्रेशर स्टीफन हेल्स जो थे, देने वाले थे टर्म जो स्टीफन हेल्स, और प्रतिपादन किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। आगे देखो, देखें बेटा, ध्यान देना बेटा। According to this theory, the cell wall of parenchymatous cell is elastic in nature। क्या मतलब हो गया कि जो पैरेनकाइमी जो कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, क्या कहा, लचीली प्रकृति की होती है। ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल इन देम क्रिएट अ टेंशन ऑफ देयर वॉल एंड द वॉल टेंड टू रिटर्न इनटू देयर ओरिजिनल स्टेट। क्या कहा, इन कोशिकाओं में जल या विलयन के प्रवेश से इनकी कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है और वह पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। क्या कहा कि इस दरमियान होता क्या है कि इनके अंदर इनकी जो कोशिका भित्ति लचीली प्रकृति की होती है और इन कोशिका में जल या विलयन के प्रवेश से इनकी कोशिका भित्ति में एक तनाव, समझो मतलब सेल के अंदर क्या हो रहा है, जल एंटर कर रहा है, जिससे ये तनाव की स्थिति में आ जाती है और उसके बाद वह अपनी मेन अपनी पोजीशन के अंदर आने का प्रयास करती है। देखो देखें, सो देयर डेवलप अ पॉजिटिव प्रेशर ऑन द मैटर प्रेजेंट इन सेल। इस प्रक्रिया में कोशिका में उपस्थित द्रव्य पर एक धनात्मक दबाव उत्पन्न होता है, पॉजिटिव प्रेशर, समझ रहे हो। और सो सम अमाउंट ऑफ सेप इज प्रेस्ड इन द ट्रैकरी एलिमेंट, जिसके फलस्वरूप कोशिका से द्रव्य की कुछ मात्रा निकलकर वाहिकाओं में आ जाती है। और ड्यू टू दिस मैटर द प्रेशर डेवलप इन वेसल इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इससे जो प्रेशर डेवलप होता है वेसल्स के अंदर उसको कहेंगे रूट प्रेशर। और इस द्रव्य के कारण वाहिकीय तत्वों में उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं। इन अदर वर्ड, द पॉजिटिव प्रेशर फाउंड इन शेप ऑफ द ट्रैकरी एलिमेंट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ओके, दूसरे शब्दों में जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला जो धनात्मक दाब होता है वो क्या कहलाता है, मूल दाब। इसके अंदर होता क्या है बेटा कि जैसे सपोज करो, मान लीजिए कोई ये जो सपोज करो, ध्यान देना, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ये रूट वाला पोर्शन हो गया। ओके, अब बाहर क्या होता है कि जो एक्टिव प्रोसेस है उसके अंदर जो है रूट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनके अंदर क्या होता है कि बाहर जैसे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर क्या हो जाएगा, जो मतलब विलेय पदार्थ है या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हो। ओपी जो है अंदर ज़्यादा हो जाता है, बाहर जो है ओपी की मात्रा कम होती है। तो अपन जानते हैं कि वाटर का मूवमेंट जो है वो लो ओपी से हाई ओपी की तरफ होता है। इस दरमियान क्या होता है कि बाहर से सॉइल पार्टिकल से जल्द रूट हेयर में प्रवेश करता है, रूट हेयर से रूट के जाइलम में, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, स्टेम के जाइलम से क्या होता है, लीफ के जाइलम में। इस तरीके से वाटर का जो है कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रूट प्रेशर के थ्रू देखने को मिलता है। ओके बेटा, तो आगे देखो, देखें, और इसको जो मेजर जो किया जाता है वो मैनोमीटर के अंदर करते हैं। और जो जनरली 20 मीटर तक की ऊंचाई वाले पादपों के अंदर रूट प्रेशर के द्वारा मतलब पानी को पहुंचाया जा सकता है। आगे देखो, देखें, ध्यान देना बेटा, इट कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर। इसको किस में नापते हैं, मैनोमीटर के अंदर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इन एनी प्लांट इज नॉट मोर देन 2 एटमॉस्फेरिक एटीएम। किसी भी पौधे में इसका जो मान है 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं हो सकता। दिस प्रेशर इज सफिशियंट टू राइज द वाटर अप टू 20 मीटर्स, है ना। 2 वायुमंडलीय दाब पौधों में जल को लगभग 20 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। ऑल प्लांट डू नॉट हैव रूट प्रेशर, सभी में रूट प्रेशर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड सम ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पेसीज एंड रूट प्रेशर हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व टू डेवलप इन ट्रीज दीज प्लांट। कहने का मतलब ऊंचे ऊंचे पादपों के अंदर है या जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है, कहने का मतलब रूट प्रेशर नहीं होता, क्योंकि जो वाटर का जो कंडक्शन होता है वो इन्हीं मतलब वेसल्स और ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। जो इनके अंदर जो है वेसल्स है, ट्रैकिड्स वगैरह जो होती है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होने की वजह से उनके अंदर रूट प्रेशर जो है वो डेवलप
मतलब देखने को नहीं मिलता है जिम्नोस्पर्म पादप के अंदर। और साथ ही साथ ये जो पादप होते हैं बहुत, जिम्नोस्पर्म पादप तो लंबे होते हैं, इस वजह से ये भी कारण है कि उसमें रूट प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 20 मीटर हाइट तक पहुंचा सकते हैं पानी। इससे अगर अधिक हाइट है 100 मीटर तक, तो वहाँ तक ये पानी पहुंचाने में संभव नहीं है रूट प्रेशर के थ्रू। ओके, तो इसमें देखो वापस देख लो भले ही, जैसे ये रूट वाला पोर्शन है, ये तंदे वाला पोर्शन है, ये रूट हेयर। ओके, बाहर सॉइल है, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, समझ रहे हो, इस वजह से ये पानी ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर एंटर करता है। तो रूट हेयर के अंदर जो है विलेय पदार्थ ज़्यादा होने की वजह से ओपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बाहर ओपी होता है कम, तो वाटर का मूवमेंट जो है वो लो ओपी टू हाई ओपी की तरफ देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या होगा, सॉइल पार्टिकल से जो वाटर है रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और रूट हेयर से रूट के जाइलम में, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम। इस तरीके से जल का जो कंडक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, और इससे कहने का मतलब एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट होता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, ऊपर से अगर खींच रहे हो ना तो नेगेटिव होगा, लेकिन नीचे से धक्का दिया जा रहा है, तो इस वजह से ये एक प्रकार का पॉजिटिव फोर्स होता है। देखो देखो बेटा, जैसे ये मैंने कोई प्लांट के स्टेम को कट कर लिया, या रबर की ट्यूब लगा दी, और ये जो है मतलब ये मैनोमीटर एपरेटस है, और ये जैसे क्या हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों मैनोमीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी भरा हुआ होता है, तो इसके अंदर अपन इसको मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जो जड़ वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अपर पोर्शन अपन ने कट कर दिया, ठीक है, और तो समय के साथ साथ अपन देखेंगे ना, तो इसके अंदर जो जल का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जड़ें तो अपना काम कर रही है, तो इस वजह से मतलब जल का लेवल इसके अंदर बढ़ जाता है। इसको मैनोमीटर के अंदर अपन मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर नामक एपेक्टस से। ओके, ये था बेटा रूट प्रेशर थ्योरी। अब लास्ट थ्योरी अपनी रह रही है फिजिकल फोर्स थ्योरी। देखो देखें, देखो बेटा, यह सिद्धांत सीमित महत्व का है, साथ ही मूल दाब सभी पादपों में नहीं पाया जाता। किसी भी जिम्नोस्पर्म प्लांट में मूल दाब नहीं होता, क्योंकि लंबे होते हैं पादप, उनके अंदर जो है ये ट्रैकिड्स है, वेसल है, इन प्रकार की जो नलिकाएं होती है वो नहीं होती, इस वजह से उसमें नहीं होता। फिर थर्ड थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो है फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। इसमें ध्यान देना बेटा, फिजिकल फोर्स थ्योरी सजेस्ट that ascent of sap takes place through the dead xylem vessel and the mechanism is entirely physically and living cell are not involved। इन्होंने क्या बताया कि जो अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है वाटर का वो थ्रू जाइलम वेसल के द्वारा होता है, जबकि जो लिविंग सेल होती है जाइलम पैरेन्काइमा वगैरह, उनका इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई योगदान इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जीवित कोशिकाओं को कोई योगदान नहीं होता, जाइलम वेसल के कारण जो है वो देखने को मिलता है। सम ऑफ फिजिकल फोर्स थ्योरीज आर मेंशन हियर। कुछ भौतिक बल सिद्धांत निम्न है। नंबर 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, इम्बिबिशनल थ्योरी, कैपिलरी फोर्स थ्योरी, और कोहेजन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। तो फर्स्ट ध्यान रखना वायुमंडलीय दाब थ्योरी। अब इसके अंदर मैं आपको इस फोर्थ को डिटेल के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी के अंदर क्या होता है कि वायुमंडल से दाब लगता है, और वायुमंडलीय दाब के कारण जो है पानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पहुंचता है, लेकिन इसका भी अमाउंट ज़्यादा नहीं होता, 20 मीटर हाइट तक पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त होता है। इम्बिबिशनल थ्योरी के अंदर क्या होता है, इम्बिबिशनल का मतलब अंतःशोषण या अवशोषण क्रिया, जो कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो जाइलम वॉल के द्वारा जो है जल का अवशोषण किया जाता है, इससे पेड़ पौधों में रसारोहण क्रिया देखने को मिलती है। क्योंकि जाइलम वेसल तो नॉन लिविंग सेल होती है, इस वजह से जो कहने का मतलब ये भी थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड की गई। इसके बाद में कैपिलरी फोर्स थ्योरी। अब कैपिलरी फोर्स कहने का मतलब कैपिलरी होती कितनी की, बहुत, जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। तो चूंकि अगर बड़े बड़े पाइप जो है प्लांट है जिसकी हाइट 100 मीटर से भी अधिक है, तो वहाँ कैपिलरी एक्शन काम नहीं करती। तो इस तरीके से मतलब ये जो थ्योरी थी, ये भी हालांकि एक प्रकार की फिजिकल फोर्स थ्योरी है, क्योंकि बाह्य बल लग रहा है, समझ रहे हो, भौतिक बलों के द्वारा है, जिसमें के अंदर मतलब बाकी लिविंग सेल का कोई रोल नहीं होता। इसमें इम्बिबिशनल के द्वारा, इसमें एटमॉस्फेयर के द्वारा, इसमें कैपिलरी के द्वारा। तो कहने का मतलब ये जो छोटे पादप होते हैं कम हाइट वाले, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लंबी ऊंचाई वाले पादपों के लिए तो ये कोहेजन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के द्वारा ये अपन समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो थ्योरी हालांकि अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बेटा।
ओके, मैं इसको डिटेल में ले रहा हूँ। कोहेजन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और जल का ससंजन बल सिद्धांत। अब देखो इस थ्योरी के द्वारा बेटा जल को अगर उसकी हाइट मतलब प्लांट की कितनी भी है, 100 मीटर से भी ऊंची है, तो भी अपन इस विधि के द्वारा पानी पहुंचा सकते हैं। इसको अपन कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। देखो देखें, ध्यान देना बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और जल का ससंजन बल सिद्धांत, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोहेजन टेंशन थ्योरी, इसे ससंजन तनाव सिद्धांत भी कहते हैं। इट वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जोली, किसने दिया था? डिक्सन और जोली ने 1894 में, अगेन पुट फॉरवर्ड बाय डिक्सन, इसके बाद में इसको फॉरवर्ड किया गया और कहने का मतलब ऐड किया गया, सुधार किया गया डिक्सन के द्वारा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डिक्सन एवं जोली द्वारा किया गया। जोली, ध्यान रखना बेटा, जोली ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग फीचर, ये कुछ जो पॉइंट्स के आधार पर आधारित है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स और टेंशन स्टाइल ऑफ वाटर। क्या मतलब हो गया कि जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल। ध्यान रखना बेटा, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स दो टर्म आती है। अगर समान मॉलिक्यूल के बीच में अगर आकर्षण होता है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स या ससंजन बल। अगर वाटर मॉलिक्यूल का जो जाइलम की जो वेसल्स होती है या जो वाहिकाएं होती है, उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है या जो आकर्षण होता है, उसको कहेंगे एडेसिव फोर्स या आसंजन बल। तो ध्यान रखना बेटा, जल के इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि जल के अणुओं के मध्य स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स या ससंजन बल होता है। और ये बल ध्यान रखना बेटा 45 से लगा करके 207 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच होता है। इस वजह से वाटर कॉलम जो है वो कभी टूटता नहीं है, जस्ट लाइक अ रोप। आपने देखा होगा, एक नल खोलो पानी का, उसके बीच में उंगली डालो, पानी की धार कटती है क्या? कभी नहीं कटती। क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को इतनी मजबूती से आकर्षित करते हैं कि उनके बीच में, कहने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स 45 से लगा करके 207 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तक होता है, जिससे वाटर का कॉलम कभी टूटता नहीं है। और साथ ही साथ एडेसिव फोर्स, जो जाइलम की जो वेसल्स होती है उनका जो है, कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो बॉन्डिंग होती है उसको कहेंगे एडेसिव फोर्स। और इन दोनों से इतना मतलब वो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिससे कहने का मतलब वाटर जो है वो कॉलम के अंदर बहुत अधिक ऊंचाई तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये था बेटा, जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल, मतलब समान अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है ससंजन बल, और अलग अलग जो अणुओं के बीच में जो होगा उसको कहेंगे आसंजन बल। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम इन द प्लांट, पौधों में मूल से लेकर पत्तियों तक एक निरंतर अटूट स्तंभ बना रहता है। कहाँ से कहाँ को? पौधों में मूल से लेकर पत्तियों तक, मूल से तना और तने से पत्तियों तक जो है, कहने का मतलब एक निरंतर स्तंभ बना रहता है। इसके बाद में ट्रांसपीरेशन पूल और टेंशन इन द अनब्रोकन वाटर कॉलम। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये स्टेम है, ये रूट है और ये लीफ वाला पोर्शन हो गया, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे सपोज करो जब ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी पाप बनकर उड़ा। अब क्या होगा, ये इस सेल से जो पानी की कमी हुई ये लेगी पास वाली कोशिका से, पास वाली कोशिका लेगी लीफ के मध्य सिरा से, लीफ की मध्य सिरा लेगी स्टेम के जाइलम से, और स्टेम का जो जाइलम वाला पोर्शन वो लेगा रूट के जाइलम से। तो कहने का मतलब एक प्रकार का ये एक पूल जनरेट होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पूल। और इस ट्रांसपीरेशन पूल के माध्यम से भी मतलब जल का जो कॉलम है वो कभी टूटता नहीं है, जस्ट लाइक अ रोप, एक पत्ती की तरह, जो कहने का रस्सी की तरह बना रहता है। और पानी को लंबी ऊंचाई तक 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पादपों तक पहुंचाया जा सकता है। देखें, पौधे में मूल से लेकर पत्तियों तक एक निरंतर अटूट स्तंभ होता है। ट्रांसपीरेशन पूल और टेंशन इन द अनब्रोकन वाटर कॉलम, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि से पर्ण की शिराओं के जल स्तंभ से खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। द वाटर कॉलम इज पुल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ टेंशन क्रिएटेड बाई ट्रांसपीरेशन। द कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर कॉलम डज नॉट
break due to strong cohesion force between water molecule, the value of which may be 45 to 207 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो गया, जल के अणुओं के मध्य संसंजन बल होता है जिसका मान 45 से 207 वायुमंडल तक हो सकता है। इस बल के कारण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल का स्तंभ टूटता नहीं है वरन ऊपर की ओर खींचा चला जाता है। ओके, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन फोर्स द वाटर राइजेज पैसिवली, निष्क्रिय गति होती है। इन दिस वर्क नाइदर मेटाबॉलिक एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती। इज स्पेंड नॉर लिविंग सेल कंट्रीब्यूट, न तो सजीव कोशिकाओं का योगदान होता है और न ही कहने का मतलब कोई एनर्जी लगती है। द एसेंट ऑफ सेप कैरिड आउट बाय फिजिकल फोर्स कंप्लीटली, और ये जो है कंप्लीटली भौतिक बलों के ऊपर डिपेंड होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव एवं जल के अणुओं के मध्य व्याप्त संसंजन बल के कारण पादपों में जल को नीचे से शीर्ष की ओर निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है। इस कार्य में न तो किसी प्रकार की उपापचयी ऊर्जा व्यय होती है, न ही जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान रहता है। रसारोहण पूर्णतः भौतिक बलों द्वारा संचालित किया जाता है। समझ रहे हो? ओके, और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सेप। वर्तमान समय में रसारोहण की क्रिया समझने में यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है बेटा। ओके बेटा, तो ये थी अपनी 3 थ्योरियाँ। इसको वापस पढ़ना, कोई भी डाउट है, समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर कभी भी पूछ सकते हैं, आपको संतुष्ट जवाब मिलेगा। कोई भी डाउट है रिलेटेड टू टॉपिक आराम से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो ये था अपना आज का लेक्चर। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के अंदर डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा, ये तो मैंने आगे डाल दिए थे आपको। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाई एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण से आप क्या समझते हैं। दूसरा, एक्सप्लेन रिले पंप हाइपोथेसिस, रिले पंप हाइपोथेसिस को स्पष्ट करो। ओके बेटा, फिर भी कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं 9460656610। ओके बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू।